आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। ओडिशा में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार। पुरी में 15 साल की लड़की को दिन दहाड़े जिंदा जलाया, भुवनेश्वर एम्स में भर्ती। भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी की कार्रवाई से भड़की कांग्रेस, सभी जिलों में करेगी प्रदर्शन। ट्रंप के 5 जेट मार गिराए के दावे के बाद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। उनके हटने से इंडिया अलायंस कमजोर, संजय सिंह के बयान पर बिफरे कांग्रेस नेता उदित राज। नोएडा की यूनिवर्सिटी में मानसिक उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, छात्रों का प्रदर्शन। डॉलर का दर्जा छीनना वर्ल्ड वॉर हारने जैसा, राष्ट्रपति ट्रंप बोले, तेजी से खत्म हो रहा ब्रिक्स। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के पुरी जिले में आज बदमाशों ने एक 15 साल की लड़की को आग लगा दी। पीड़िता को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने एक पोस्ट कर घटना की पुष्टि की। साथ ही कहा, मैं यह खबर सुनकर दुखी और स्तंभ हूँ कि पुरी जिले के बलंगा में कुछ बदमाशों ने सड़क पर एक 15 वर्षीय लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। आज सवेरे बलंगा पुलिस स्टेशन और निमापड़ा ब्लॉक में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की जानकारी हमको मिली थी, जिसमें एक नाबालिगा जो है 16 साल की एक बिटिया उसको आग लगाने की खबर हमको मिली थी। एंड वो जो बिटिया है हमारी, वो शी हैज सफर्ड बर्न इंजरी। तत्काल रूप से हमने एम्स में बातचीत किया और ट्रॉमा और इमरजेंसी केयर के लिए अरेंजमेंट्स भी किया गया है। इस इंसिडेंट को बहुत गंभीर रूप से पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन उसको ले रही है और हम सारे सीनियर ऑफिशियल्स को भी मौके पे भेजा गया है और हर प्रकार की जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा या रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा, वो जिला एवं सरकार की तरफ से उसको बेयर किया जाएगा। और हम आशा करते हैं, हम और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और स्वस्थ हो जाए, और बाकी पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई करनी होगी बिल्कुल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी के रेड और उनके बेटे चैतन्य के निवास पर ईडी की छापेमारी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और केंद्र सरकार पर विपक्ष को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर जिस तरह से छापा मारा, वह पूरी तरह से बदले की राजनीति का हिस्सा है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बघेल के परिवार को डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। जी, ये जानकारी मिली सुबह से ही। उनके निवास पे भिलाई में ईडी की टीम पहुंची हुई थी और 5 दिन की हिरासत मांग रहे हैं, ऐसी जानकारी लगी है। ईडी अपने स्वयं के कार्य पद्धति से अपनी विश्वसनीयता लगातार खोती जाती है। आप देखें कि कुछ महीने पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी दरमियान वो भूपेश बघेल जी के यहां पहुंचे कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए। 2 दिन बाद भी आ सकते थे, विधानसभा सत्र खत्म हो जाए तब आ सकते थे, सैटरडे संडे को आ सकते थे। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें आज तमनार की जो कोल माइंस हैं उसके संदर्भ में स्थगन लगा था। तो स्वाभाविक है कि भूपेश बघेल जी भी एक प्रमुख उसमें वक्ता रहते। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष जी और भूपेश बघेल जी मौके पे भी गए थे, गांव वालों से मिलके आए थे। तो ये कौन सा दिन उनको चुनना उचित लगा कि जब इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो संदेश क्या देना चाहते हैं, ये बातें होने लगती हैं। कोई बात है, आपके पास तथ्य हैं, आप कार्रवाई करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ये प्रक्रिया, समय, टाइमिंग और शराब घोटाले में आप बार बार कह रहे हैं कि हमको अभी भी शंका के दायरे में हम काम कर रहे हैं। जो सोर्स कहते हैं पैसे का, कि हमको आपने यहां से पैसे
गलत तरीके से कमाए और फलाने के माध्यम से आपको मिले। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी एससीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच हुई झड़प पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, जितेंद्र आव्हाड पर हमला करने की कोशिश करने वाले एक विधायक के गुंडे उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जितेंद्र आव्हाड के विरुद्ध FIR की जाती है। देखिए, ये उसने कहा कि ये मगरूरी आई है, ये मस्तवाल हुए हैं। क्यों हुए हैं? आपकी वजह से हुए। आप जिम्मेदार हैं, भाजपा बीजेपी जिम्मेदार है, देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जिस तरह से आप अपने पार्टी में सभी प्रकार के क्रिमिनल्स, चाहे हत्यारे हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे लुटेरे हो, हाँ, सबको बुला बुलाकर आप पार्टी में अपने प्रवेश दे रहे हो, आपको ताकत दे रहे हो, आप उनको संरक्षित कर रहे हो, आप आपके वॉशिंग मशीन में डालकर उनको साफ सुथरे करने की कोशिश कर रहे हो, तो हिम्मत तो बढ़ेगी ना। जो अपराधी है उनकी हिम्मत बढ़ेगी। महाराष्ट्र में तो यही हुआ है, सब अपराधी है उनके पार्टी में। आप विधानसभा में एक लिस्ट देखिए, आधे से ज्यादा अपराधी है यहां वहां से जमा करके। तो अगर ऐसे अपराधी आप अपने पार्टी में लेंगे तो उनको मगरूरी और उनको उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। इसलिए तो कल विधानसभा के दरवाजे पे, जहां हाउस है, सभागृह है, सदन है, सदन के दरवाजे में ये हादसा हुआ, गैंग वॉर हो गई। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति कि सभी क्रिमिनल्स हमारे पार्टी, एक भी बाहर नहीं रहना चाहिए, जेल में भी नहीं रहना चाहिए, ना पुलिस लॉकअप में, बीजेपी के अंदर आने चाहिए सर। इसलिए तो ये हुआ। तो सब सारे वीडियोस फोटो सामने आ चुके थे, फिर भी आवाज का मामला दर्ज हुआ, जितेंद्र आवाज का मामला दर्ज हुआ है सर। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भ्रष्टाचार के अंकंठ में डूबी कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के प्रथम सदस्य एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए साथ आकर खड़े हो गए हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस की राजनीति का आधार क्या है। हम भ्रष्टाचार में अंकट डूबे कांग्रेस के प्रथम परिवार से पूछना चाहते हैं कि यदि आपका पारिवारिक मामला था तो इस पर राजनीतिक आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? प्रतिक्रिया करते हुए अपनी कुंठा की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अपने जीजा की अमानत पर, चूंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा शब्द प्रयोग किया है, माई ब्रदर इन लॉ, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो गया कि यह विषय पारिवारिक है, यह राजनीतिक नहीं है। यानी अपने जीजा की अमानत को, भ्रष्टाचार से बनाई हुई अमानत को बचाने के लिए वो साले जी जो जमानत पे हैं आज आकर खड़े हो गए। उधर उनकी बहन प्रियंका जी ने भी कांग्रेस के दूसरे नेता के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार का बचाव किया है। अर्थात भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इस कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के प्रथम सदस्य एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए साथ आकर खड़े हुए हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस की इस राजनीति का आधार क्या है। आप ये समझिए, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और सारी जमीन जीजा रॉबर्ट वाड्रा के पास, परिवार के पास सारी सत्ता और ताकत हो जाए पूरी। इसलिए समाज में हर मुद्दे पर बंटवारा करना है जरूरी।
मुंबई में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर सियासी जंग तेज होती जा रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के समुद्र में डुबा कर मारने वाले बयान के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने भी बयानबाजी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, यह पटक पटक के मारना, डुबा के मारना क्या है। इन मानसिकता से बाहर निकलने और हमें महाराष्ट्र के लिए अपना विजन प्लान बताएं। क्या है ये पटक पटक के मारना, डुबा के मारना? ये जो मनस्थिति है, इसके बाहर निकल के आप बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी नहीं चलती है और आज हमें ये समझना है कि एक विकसित महाराष्ट्र की तरफ, एक विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं। वहां आप सक्रिय टिप्पणी कीजिए। ये मारना, पीटना, घुस के कानून को अपने हाथ में लेना किसी को शोभा नहीं देती है और खास तौर से राजनीतिक दृष्टि से कोई भी नेता हो, उनको एक आदर्श मानते हुए उनके विचार के ऊपर लोग वोट करते हैं, उनके हाथापाई पे नहीं। संसद के मानसून सत्र से कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती और आलिंगन को लेकर तंज कसा है और ट्रंप द्वारा अपने हालिया भाषण में दिए गए 5 जेट मार गिराए के दावों पर स्पष्टीकरण मांगा है। नहीं, सभी दल शामिल हैं और सभी जो है क्या रहेगा? नहीं, एजेंडा यही है, पार्लियामेंट सेशन में कौन कौन से मुद्दे हमें उठाने हैं, किन मुद्दों को हमें प्राथमिकता देनी है और ऐसे ही राजनीतिक जो आज स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ईडी का दुरुपयोग, नोटबंदी बिहार में, सिंदूर और राष्ट्रपति ट्रंप और चीन, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, सब लोग जानते हैं। मुद्दे नए मुद्दे तो नहीं। इस पर राहुल जी ने बहुत बार अपनी बयान दी है, खरगे जी ने भी कहा है, हमने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है। जब हम विशेष सत्र की मांग कर रहे थे मई के महीने में, हमने ये सब कहा था। तो ये बैठक होना वास्तविक है। हम लोग रोज जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इंडिया जनबंधन की पार्टियां, रोज हम मिलते हैं, फ्लोर लीडर्स मिलते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। ये दल के नेता इस बार मिल रहे हैं, वर्चुअली मिल रहे हैं, माने जूम के द्वारा मिल रहे हैं और इसीलिए क्योंकि सबका शेड्यूल अलग अलग था, सब लोग दौरे पर थे, कोई यहाँ कहीं राजनीतिक बैठक थी, किसी और की पहले कोई एंगेजमेंट था, तो एक सुविधाजनक समय हम नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसलिए हमने कहा ठीक है, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है परसों और कल ये औपचारिकता है, सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग है, तो उसके पहले हमारे जनबंधन के बीच में एक बैठक हो जाए। सर, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये बात, 2024 के चुनाव के बाद में ऐसा हो रहा है कि सभी इंडिया गठबंधन दलों के टॉप लीडर्स, नहीं देखिए, टॉप लीडरों नहीं, ऐसा नहीं है। टॉप लीडरों के बीच में बातचीत होती रहती है, बात होती रहती है, पार्लियामेंट में होती है, पार्लियामेंट के बाहर होती है, पर एक सामूहिक तरीके से ये बात सही है। और क्योंकि कल ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है सरकार की ओर से और परसों सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए हमने उचित समझा कि ठीक है, वर्चुअल मीटिंग ही हो, जूम पर ही हो, पर आज एक मीटिंग हो जाए। तो आज शाम को 7 बजे वो मीटिंग होने वाली है। आप सांसद संजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आपका जन्म भाजपा और आरएसएस की वजह से हुआ। अन्ना हजारे एक व्यक्ति थे और अरविंद केजरीवाल का एक एनजीओ था, लेकिन पर्दे के पीछे से ताकत देने वालों में भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विहिप और एबीवीपी शामिल थे। भाजपा ने उन्हें एक सजाया सवारा आंदोलन और मंच दिया और इस तरह उनका जन्म हुआ। उनकी विचारधारा भाजपा और आरएसएस की है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। ताकत जो पीछे दिया था आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी ने, और रामलीला मैदान में आंदोलन सजा के दे दिया था, उसी से पैदा हुए। उनके जाने के वजह से यह नहीं कि इंडिया अलायंस कमजोर हुआ है। देखिए, इसमें निमंत्रण आने ना आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल यह है कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था,
उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा निभाती रही है। और पार्लियामेंट का जो सेशन अगला चलेगा वहां भी हम उठाएंगे तमाम मुद्दे। दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के मकान और दुकान कुचले गए, उनको बर्बाद किया गया, उनको तहस नहस किया गया, ये मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद किए गए हैं, वो मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 नए ठेके खोल के मधुशालाओं को बढ़ावा दिया गया, पाठशालाओं को बंद किया गया, ये सवाल उठाएंगे। प्लेन क्रैश का मुद्दा उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देश की किरकिरी कराने का काम मोदी जी ने किया। आज भी वो 4 खूंखार आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, तो वो सवाल उठाएंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे, SIR का इतना बड़ा मुद्दा है जो बिहार के चुनाव में केचुआ घोटाला चल रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, तो उसका मुद्दा उठाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग उठाएंगे। सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। तो ये सवाल तो है ही है। और दूसरी बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण और चंद पूंजीपतियों के हाथों से जाने से बचाने के लिए एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि किस पर क्या दबाव है, क्या सच्चे या झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, किसकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और हम पूरी दृढ़ता के साथ चंद पूंजीपतियों को हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश नहीं करने देंगे। हम देश को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर कोई कमज़ोर होकर हटना चाहे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस देश को सांप्रदायिकता से, इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण, इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों इसकी संपदा को बिकने से बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत होना जरूरी है कि वो एनडीए गठबंधन को हटा सके। अब किस पर क्या दबाव है, धीरे धीरे तमाम घोटाले, तमाम आरोप सच्चे झूठे लग रहे हैं। किसकी क्या मजबूरियां हैं उस पर मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज होगी। हम पूरी दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश चंद पूंजीपतियों को मोदी जी की इजाज़त से, जिस तरीके से पहलगाम के अभी हत्यारे घूम रहे हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए और ये रहस्य गहराता जा रहा है कि क्या जमीन ने उनको निगल लिया या आसमान खा गया उनको। बहुत साफ कहना चाहता हूं, बिहार में जो नोटबंदी हो रही है, विदेश नीति में हम अलग थलग अकेले पड़ गए हैं। ये सारे सवाल जो देश हित में हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बिकता हुआ हिंदुस्तान, इंडिया गठबंधन आपसी सहमत के आधार पर आपस में विचार विमर्श करके आज बैठक होगी और हम देश को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। कोई कमजोर होकर अगर हटना चाहे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। बीजेपी वही ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके के शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही BDS सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति ने कथित रूप से मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल मंडेला में फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें 2 शिक्षकों और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटना से यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया है और छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मैंने फॉर्ज किए अपने असाइनमेंट्स पे, अपनी बुक्स पे। तो मेरे फादर आए मंडे को,
मंडे को उनने उस प्रोफेसर से बात करी, एचओडी से बात करी और डीन से बात करी। डीन ने कहा सर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम किसी स्टूडेंट को टारगेट नहीं होने देंगे, हम किसी प्रोफेसर को पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालने देंगे किसी स्टूडेंट के साथ। फिर कल मेरी सिस्टर के साथ यही हुआ। कल मेरे फादर ने सुबह 8 बजे मेरी सिस्टर से बात करी, उसके बाद दिन में हमारी कोई बात नहीं हुई। हमें उसकी क्लासमेट और उसके बैचमेट से पता चला है कि टीचर्स ने उसे टोंट मारे हैं कि आप तो साइन करने में एक्सपर्ट हो तो आप इस पे भी साइन कर लो, तो इस वजह से। और उनने ये भी थ्रेटन किया था मेरी सिस्टर को कि हम आपको फेल कर देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देने देंगे, आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे। तो शी वॉज प्रेशराइज्ड सो मच दैट शी हैड टू टेक दिस एट लास्ट। तो एंड आज सुबह भी हमारे साथ ये हुआ कि जो यूपी पुलिस है उनने हमारे सबके ऊपर लाठीचार्ज करी, मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरे ब्रदर्स के ऊपर, मेरे मामा के ऊपर, हमारे साथ जितने भी रिश्तेदार हैं सबके ऊपर। एक भाई के, हमारे भाई के कपड़े फाड़ दिए, हमारे भाइयों को मारा है इनने, जो पुलिस है यूपी पुलिस। और मैं तो ये चाहता हूँ मेरी सिस्टर को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूल ले जाते समय एक वैन चालक ने 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। वही ये खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल प्रबंधन पर भी केस दर्ज किया गया है। ये घटना 14 जुलाई की बताई जा रही है, जब बच्ची रोजाना की तरह स्कूल वैन से लौटी थी तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। माँ ने पूछा तो उसने सारी बात बताई, जिसके बाद घर वालों ने FIR दर्ज कराई है। दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय पुत्री जो स्कूल में पढ़ती है, वो जिस वैन के थ्रू उस स्कूल में जाती है, उसके वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी पुत्री के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना इंदिरा नगर में 1 सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा अभियुक्त मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी कर ली गई है। वादिनी द्वारा यह भी बताया गया था कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत करी थी, जिसपे स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन पहलुओं पर जांच चल रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच पटना में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जंगलराज जिनके नेतृत्व में था, जो हम लोगों पर उंगली उठा रहे हैं, तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि 1998 में PHMC में इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त जिसकी हत्या की गई थी वो मंत्री थे। उस वक्त किसकी सरकार थी? चिराग ने कहा कि न उस वक्त की घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है और न आज की घटना को जायज़ ठहराया जा सकता। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य करें। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, कतई ये बात जायज नहीं है। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं, तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में PMCH में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से। RJD नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री अब बोल रहे थे तो नीचे बैठे लोग हंस रहे थे। सोचिए कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं तो कहता हूं कि एक बार प्रधानमंत्री
भेष बदलकर बिना एसपीजी और सुरक्षा के बिहार के किसी गांव में जाएं और लोगों से पूछें कि नौकरी का मसला किस नेता ने उठाया, जब लोग साफ कहेंगे कि तेजस्वी यादव ही उस नेता का नाम है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार नफरत की राजनीति नहीं करना चाहती, देश को आगे ले जाना चाहती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सोच संकुलित है। लोग हंस रहे थे नीचे, बाद में बहुत विजुअल्स आए। कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री है ना। मैंने तो कहा था कल भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा वेश बदल करके, चेहरा मोहरा बदल के, बिना एसपीजी के, बिना स्पेशल सिक्योरिटी के बिहार के गांव में जाएं और पूछें कि यार नौकरी का मसला किस व्यक्ति ने तुम्हारे बीच लाया। तो वो लोग कहेंगे तेजस्वी यादव। नकार दीजिएगा आप इसको। पिछले चुनाव में भी आपने भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा खूब बोने की कोशिश की, हासिल हुआ कुछ? बिहार नफरत की राजनीति नहीं जानता, घृणा की नहीं जानता। और हाँ प्रधानमंत्री जी, अस्पताल में घुस करके हत्या हो जाना विकास की निशानी है। अभी जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, एक पीड़िता अस्पताल में छटपटा रही है, बहादुरपुर की घटना है, ये विकास की निशानी है प्रधानमंत्री जी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर, ब्रिक्स देशों की नीति और भविष्य पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉलर का दर्जा छीनना वर्ल्ड वॉर हारने की तरह होगा। ट्रंप ने कहा कि वो डॉलर को गिरने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने दुनिया भर में मानक अमेरिकी डॉलर पर कब्जा करने की कोशिश की। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि जब मैंने ब्रिक्स के सदस्यों पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान किया तो अगले दिन उन लोगों ने बैठक की जिसमें लगभग कोई भी नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि द जीनियस एक्ट वास्तव में अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर रहा है और डॉलर को एक बड़ी प्रमुखता दे रहा है। ब्रिक्स नाम का एक छोटा सा समूह है और ये तेजी से लुप्त हो रहा है, लेकिन ब्रिक्स ने डॉलर के प्रभुत्व और दुनिया भर में डॉलर के मानक पर कब्जा करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स देशों पर भी हम 10% टैरिफ लगाएंगे। इस ऐलान के अगले दिन उनकी बैठक हुई और लगभग कोई भी नहीं आया। हम डॉलर को गिरने नहीं देंगे। अगर हम दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर का दर्जा खो देते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर हारने जैसा होगा। जब मैंने ब्रिक्स के 6 देशों के इस ग्रुप के बारे में सुना तो मैंने उन पर कड़ी चोट की और अगर वो कभी संगठित होते भी हैं तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले भी ब्रिक्स देशों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने 7 जुलाई को ब्रिक्स देशों पर 10% और टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि टैरिफ लागू होने की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी अब सभी देशों पर टैरिफ 1 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।